से मिलिए। यह है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल। कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। घने अंधेरे के बीच कभी कभी कुछ दिए ऐसे टिमटिमा जाते हैं कि आशाओं का नया भविष्य नजर आने लगता है। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण देसवाल ने दिखाया है कि धरती वीरों से खाली नहीं है और संस्थान कोई भी हो वहां पे सब धान 22 पसेरे नहीं है। वो अलग बात है कि अमृत काल में ज्यादातर एक ही बहाव में बहने को तैयार है और बह भी रहे हैं, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी केवल जस्टिस शेखर यादव ही नहीं है, जस्टिस अरुण कुमार देसवाल भी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मॉडल का पूरा पोस्टमार्टम ही कर दिया है और अपने इस पोस्टमार्टम के साथ ही हमारी लगभग 5 दिन पुरानी इस वीडियो के मुद्दों पर मुहर भी लगा दिया है। जो खुलासा हमने किया था उस पर मुहर लग गया है। आपको याद तो होगा ही अगर देखे होंगे ये वीडियो। मैंने बताया था कि कैसे जिला अदालतों के जजों को प्रशासनिक अधिकारी यानी एसपी डीएम जिले वाले हड़काते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं मनमाफिक फैसला लेने के लिए। और मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग जज के माध्यम से डीएम एसपी जिला जजों पर प्रेशर बनाते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं। सर्किट हाउस के भीतर जो होता है उस पर भी हमने बात किया था। और कहीं ना कहीं इन सारी बातों पर मुहर खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल ने लगाया है और साफ साफ कहा है कि पुलिस अधिकारी न्यायिक अधिकारियों पर दबाव डालकर मनमाफिक फैसला लेने का प्रयास करते हैं और ऐसा उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हो रहा है। योगी सत्ता के पूरे सिस्टम का कैसा पंचनामा इन्होंने किया है वो तो देखेंगे ही, इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक सिस्टम कितना सड़ गया है। यहां अदालत द्वारा बरी किए गए व्यक्ति को, जो कि 24 साल जेल में बिता चुका है, डिजिटल इंडिया के भीतर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा समय से न पहुंचने की वजह से 1 महीना एक्स्ट्रा जेल में बिताना पड़ता है, जबकि एक गैंगस्टर को बिना कोर्ट आदेश के जेल से छोड़ दिया जाता है। यह है राम राज्य का मॉडल। देखकर आपकी खोपड़ियां चकरा जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सत्ता की पुलिस को याद दिलाया कि सजा देने का काम हमारा है, आपका नहीं है। आप हमारे अधिकारों का अतिक्रमण मत करिए। जी हाँ, हाफ एनकाउंटर यानी हाथ पैर में गोली मारने का जो मसला है वो कितना खतरनाक मोड़ ले चुका है। देखकर आपको लगेगा कि जब पुलिस वाले ही ऐसे हैं तो फिर राज्य में गुंडों अपराधियों की जरूरत क्या है। यानी एक तरफ यूपी पुलिस पर अपराध करने के, गलत कार्य करने के आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ उसका जो अपना काम है वो न करने की वजह से कैसे कैसे परिणाम हो रहे हैं वो भी देखेंगे। उधर एक और भाजपा डबल इंजन के पुलिस मुख्यालय में ही 75 करोड़ का घोटाला हो गया। जी हाँ, पुलिस हेडक्वार्टर में घोटाला हो गया। कहां का मसला है वो भी देखेंगे और तगड़ी वाली चर्चा करेंगे कि आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि हम उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। और जब यही बात पत्रकार और नागरिक समाज के लोग कहते हैं तो भाजपाई सिस्टम भेड़िए की तरह उन पर टूट पड़ता है, मगर अब हाईकोर्ट को ही कहना पड़ा है। अब इससे पहले कि ये सब कहने और फटकार लगाने के लिए जस्टिस अरुण देसवाल को ही न ट्रांसफर कर दिया जाए, पूरी बात बतिया लेते हैं। 25 जनवरी 2026 को हमने ये वाला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था। अब तक इसे 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है केवल यूट्यूब पर। और इस वीडियो में मैंने जुडिशरी के भीतर की उस रस्साकसी को सूत्रों के हवाले से बताया था जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों की अनकही कहानी बन चुका है। यानी खासकर भाजपाई राज्यों की पुलिस निचली जुडिशरी पर बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है। एसपी और डीएम जिला स्तर के जजों पर भारी दबाव बनाकर रखते हैं, अपने पक्ष में फैसला चाहते हैं और ऐसा करने के लिए भी वो हायर जुडिशरी का प्रयोग करते हैं। कैसे कैसे करते हैं वो भी हमने इस वीडियो में कायदे से एकदम लाइन बाय लाइन बताया था। नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जरूर देख लीजिएगा कि सर्किट हाउस के भीतर हाई कोर्ट के जज एसपी डीएम के साथ बैठकर जब चाय पीते हैं और चाय के साथ और न जाने क्या क्या ग्रहण करते हैं, तब उसी जिले के अन्य जज बाहर किस मुद्रा में खड़े किए जाते हैं और फिर एसपी डीएम जिला जजों को कैसे चिढ़ाते हैं यानी नीचा दिखाते हैं। पूरी कहानी मैंने इस वीडियो में विस्तार से बताया था और यह भी बताया था कि हाई कोर्ट के तमाम जज जब नेताओं के आगे पीछे फोटो खिंचाने, हाथ मिलाने के लिए मंडराते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज जब भाजपाई नेताओं के यहाँ हलवा पूड़ी खाने के लिए लार टपकाते रहते हैं तो निचली जुडिशरी किस तरह से बर्बाद होती है, तबाह होती है। और अब देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं हमारी बातों पर स्पष्ट मुहर लगाया है और गारंटी है, आप ढूंढ मारिए, कहीं भी इस बात का कोई जिक्र आपको सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक नहीं दिखेगा जो हमने आपके सामने रखा। इस वीडियो को देखने के बाद इसे जरूर देखिएगा, पूरी बात समझ में आएगी। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल एक मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर वाले तरीके पर जोरदार तरीके से फटकार लगाया और कहा कि हमारे यहां ऐसे कई मामले आए हैं जहां पुलिस अधिकारी सिर्फ प्रमोशन पाने और अपने बड़े अफसरों की तारीफ पाने के लिए या फिर सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए बिना वजह हथियार का इस्तेमाल करते हैं, यानी घुटने के नीचे गोली मारते हैं।
और हाई कोर्ट ने योगी की पुलिस को साफ साफ कहा कि आरोपी को सजा देने का अधिकार हमारा है, न्यायपालिका का है, पुलिस का नहीं। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। यानी आप दर्शक सोचिए कि देश के सबसे बड़ी राज्य की पुलिस प्रमोशन पाने के लिए, अफसर की नजर में आने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, सोशल मीडिया पर हीरो बनने के लिए लोगों के पैरों में गोली मार रही है। तो जब पुलिस ऐसा अपराध कर रही है, फिर राज्य में अपराधियों की क्या जरूरत है क्या? और फिर वो समाज कितना घृणित हो चुका है जो ऐसे कार्यों पर पुलिस वालों को हीरो बना देता है। हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो तय नियम है एनकाउंटर को लेकर, वो अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए। हाई कोर्ट ने साफ साफ ये भी कहा कि अगर पुलिस ने नियम तोड़े और बिना प्रक्रिया के गोली चलाई तो सिर्फ एसएचओ नहीं, एनकाउंटर टीम नहीं, बल्कि इस पूरी टीम का लीडर, पुलिस कप्तान, इन सब पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याद दिलाया कि सिर्फ अदालत के पास सजा देने का अधिकार है, ताकत है, पुलिस के पास नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये पुलिस स्टेट नहीं है। पुलिस को संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक काम करना होगा। और आगे जस्टिस अरुण सिंह देसवाल ने जो कहा वही उत्तर प्रदेश के प्रशासन का सबसे घटिया सच बन चुका है। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस के अधिकारी नियमित रूप से न्यायपालिका पर, खासकर जिला के मुख्य मजिस्ट्रेट पर अपने मनमाफिक विशिष्ट आदेश पारित करवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, और ये भी नियमित रूप से चल रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि कभी कभार किसी मामले में कांड हो गया, यहां कंटिन्यूअस चल रहा है। जस्टिस देसवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी डीजीपी राजीव कृष्णा और अतिरिक्त सचिव संजय प्रसाद को संबोधित करते हुए ये बातें कही और साफ साफ कहा कि हम राज्य को पुलिस स्टेट बनने नहीं दे सकते। यूपी पुलिस द्वारा आरोपियों के पैरों में गोली मारने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और सुनिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हर जिले में कानून का पालन नहीं हो रहा है, हर जिले में नहीं हो रहा है। यानी गैर कानूनी काम यूपी के किसी एक जिले में पुलिस नहीं कर रही, हर जिले में पूरे राज्य की पुलिस एकमुश्त कानून का पालन नहीं कर रही है। खुद हाईकोर्ट कह रहा है कि एक भी मामला ऐसा नहीं मिला जहां कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो रहा हो। कई बार यही केस जिला पुलिस प्रमुख और न्यायिक अधिकारी के बीच विवाद का कारण बन जाता है। जब भी न्यायिक अधिकारी पुलिस से किसी जिले की किसी घटना के बारे में पूछते हैं कि अदालत के निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है, तो जिले के एसपी तथा जज के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है और ये एकदम आम बात हो गई है। एसपी किसी विशेष आदेश को पाने के लिए न्यायिक अधिकारी पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं। जस्टिस अरुण देसवाल ने साफ साफ कहा कि ये किसी एक जिले का मामला नहीं है, विशेष जिले का मामला नहीं है। अधिकांश जिलों में जिला जजों ने मुझे बताया है कि विशेष रूप से जो नए नए पुलिस अधिकारी आए हैं, आईपीएस अधिकारी आए हैं, वो न्यायिक अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं। यदि वो फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकते हैं, आदेश को चुनौती दे सकते हैं, मगर वो कुछ और ही कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एसोसिएशन के नेताओं ने भी इस बारे में बताया है कि जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कभी कभी अदालत कक्ष में प्रवेश करते हैं और न्यायिक अधिकारी पर प्रेशर बनाते हैं। आप सोचिए ये कितना गंभीर मामला है। खुद न्यायपालिका ही ये बात कह रही है। जस्टिस अरुण देसवाल ने कहा कि पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के बीच आपसी सम्मान होना चाहिए, वरना आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुलिस अधिकारियों को यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो न्यायिक अधिकारी से श्रेष्ठ हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति न्यायिक अधिकारी की कुर्सी पर बैठता है तो चाहे वो जूनियर मंडल अधिकारी ही क्यों ना हो, वो अपने सामने बैठे सभी व्यक्तियों से ऊपर होता है। आगे सुनिए, जस्टिस अरुण देसवाल ने यह भी कहा कि जब मैं इंस्पेक्शन पर होता हूं या निरीक्षण पर होता हूं तो अदालत कक्ष में बैठे अधिकारी से कहता हूं, न्यायाधीश से कहता हूं कि आप उस कुर्सी पर बैठे रहिए, उठिए मत, प्रोटोकॉल के अनुसार आप मुझसे उच्च पद पर हैं। यानी मैं भले ही हाई कोर्ट का जज हूं और आप निचली अदालत के जज हैं, लेकिन वर्तमान में प्रोटोकॉल के हिसाब से आप उच्च हैं, मैं नहीं। इंस्पेक्टिंग जज क्या होता है, क्या करता है और इनके जिले में जाने पर कैसी कैसी कहानी बनती है, जो सारे विवाद का कारण है, हमने इस वीडियो में दिखाया है, जरूर देखिएगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद यूपी डीजीपी ने अदालत को आश्वासन दिया कि यदि कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि पालन हो, निर्देश जारी करेंगे। कानून की सर्वोच्चता सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि जो बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण देसवाल को पता है कि जिला पुलिस के अधिकारी जिला न्यायिक अधिकारी पर दबाव बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वो यूपी पुलिस के चीफ को पता क्यों नहीं है? क्या उन्हें यह बात मालूम नहीं होनी चाहिए कि उनके तमाम जिलों के एसपी एसएसपी किस तरीके से जिला जजों पर दबाव बनाते हैं? सोचिए, जो बात हम लोगों तक पहुंच जा रही है वो यूपी के डीजीपी तक को पता नहीं है। यूपी पुलिस की हालत बद से बदतर स्थिति में नजर आती है। आम आदमी के लिए पुलिस की सेवा सिर्फ दिखावे की है। पिछले दिनों किसी ने कहा था कि यदि वर्दी निकाल दी जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस और देश के कई राज्यों की पुलिस तथा खूंखार गुंडे बदमाशों अपराधियों के बीच कोई फर्क नजर नहीं आएगा। हालांकि ये बात हर एक पुलिसकर्मी के लिए नहीं कही जा सकती। बहुत ऐसे भी हैं जो अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हैं, तटस्थ हैं, मगर बहुतायत पुलिस कर्मचारी भयंकर रूप से भ्रष्ट हैं, अपराध को बढ़ावा देने वाले हैं, घूसखोर हैं और निकृष्टतम स्तर के हैं। पुलिस चौकी से लेकर टॉप अफसरों तक
कई ऐसे मिल जाएंगे जो खुलेआम अपराधियों को संरक्षण देते हैं और अपराध को बढ़ावा देते हैं। उनसे बड़े गुंडे ये खुद हैं। आम आदमी भेड़ बकरी की तरह न्याय की मांग करता रहता है तथा घूसखोर और भ्रष्टाचार पुलिस वाले अपराधियों से भी बड़े अपराध करते रहते हैं। फर्क बस इतना है कि इनका अपराध वर्दी के भीतर होता है, वर्दी में छिपकर होता है। एक बार फिर से बता दें, कुछ बहुत ईमानदार भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और उन्हें अपनी ईमानदारी की सजा भी मिलती रहती है। आप इतने से अंदाजा लगाइए कि जब पुलिस के लोग जिला जजों पर दबाव बना रहे हैं, उनको ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर आम आदमी के साथ ये लोग क्या करते होंगे और क्या क्या नहीं करते होंगे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे ही विवाद को सुलझाने में हाल ही में एक जिला जज का ट्रांसफर भी करना पड़ा। हालांकि उन्होंने किसी जिला जज का नाम तो नहीं लिया, मगर अंदाजा लगाया जा रहा है कि संभल के सीजेएम, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के चहेते अधिकारियों पर एफआईआर का आदेश दिया था, इसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ, उन्हीं की चर्चा हो रही है। यानी जिस राज्य में जज लोग भी स्वतंत्र नहीं है, उस राज्य में आम आदमी के लिए कानून व्यवस्था और पुलिस कैसे काम करती होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण इस खबर में देखिए। वैसे तो ऐसी खबरों की आदत अब सभी को पड़ गई है, सामान्य हो गई है ये चीजें, क्योंकि दुर्दांत से दुर्दांत घटना भी जब बार बार लगातार होने लगती है तो वो सामान्य हो जाती है। पिछले दिनों मेरठ में बंधक बनाकर 14 साल की एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसके बाद उसने जहर खा लिया और लगभग अस्पताल में 5 दिन तक जिंदगी मौत से बीच जूझती रही। इसके बाद उसकी मौत हो गई, दम तोड़ दिया। परिवार का सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, समय पर एक्शन नहीं लिया और अफेयर की बात कहते हुए मामले को घुमाया गया। और जब नाबालिग की मौत हो चुकी है तो अब पुलिस फुल फॉर्म में रात में ही अंतिम संस्कार कराने का दबाव बनाने लगी है, जो कि यूपी पुलिस की मास्टरी है। कई बार परिवार की इजाजत के बिना इन लोगों ने पीड़ितों को फूंक दिया है, पीड़िताओं को फूंक दिया है खेतों में ले जाकर। और अब देखिए, पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। खबर है कि आरोपी गिरफ्तार है, कई अन्य आरोपी फरार भी हैं। मगर ऐसी कहानियां आए दिन आती रहती हैं कि पुलिस के पास जाइए तो वो आम आदमी की बातों का लोड नहीं लेते, और आम आदमी तो छोड़िए, इधर नजर दौड़ाइए। इस खबर को देखिए। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि का एक व्यक्ति आजाद खान, जो कि 24 साल जेल में बिता चुके थे, अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन फिर भी लगभग 1 महीने एक्स्ट्रा जेल में बिताने पड़े, क्योंकि आदेश जेल के अधिकारियों तक पहुंचा नहीं था। आदेश की कॉपी, सोचिए, यह डिजिटल इंडिया है। जो व्यक्ति 24 साल से जेल में बंद है, बरी होने के बाद भी, कोई केस पेंडिंग नहीं होने के बाद भी, उसका कोई दोष न मिलने के बाद भी उस व्यक्ति को 1 महीने ज्यादा जेल में बिताना पड़ता है, सिस्टम के, सड़े हुए सिस्टम के कारण, क्योंकि अदालत का आदेश जेल तक पहुंचा नहीं। वहीं दूसरी इस खबर को देखिए। गैंगस्टर रवि काणा बिना अदालत के आदेश के ही जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये दोनों कहानियां यूपी पुलिस और वहां के पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाली है। एक तरफ आदेश के बाद भी रिहाई नहीं, दूसरी तरफ बिना आदेश के रिहाई। आप चाहें तो दोनों मामलों में जिसे रिहा नहीं किया गया और जिसे रिहा कर दिया गया, दोनों का नाम फिर से याद करके उनकी धार्मिक पहचान को चिन्हित कर सकते हैं। अब आगे गैंगस्टर रवि काणा को बिना आदेश रिहा करने पर जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है और अदालत ने पूछा है कि आप पर एफआईआर काहे नहीं होनी चाहिए। आप दर्शक केवल उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को समझिए कि यह राज्य चल कैसे रहा है। पुलिस खुलेआम न्यायपालिका का काम कर रही है, न्यायपालिका के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है और जजों को दबाव बनाकर फैसला करवा रही है। खुद अदालत ये बात कह रही है। इनाम लेने के लिए पुलिस वाले लोगों के पैरों में गोली मार रहे हैं। और इधर देखिए, हरियाणा के भाजपाई डबल इंजन में पुलिस मुख्यालय में ही 75 करोड़ का घोटाला हो जाता है और एसआई को गिरफ्तार किया जाता है। एसआई यानी सब इंस्पेक्टर। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर राज्य के पुलिस हेडक्वार्टर में बिना किसी बड़े अधिकारी की मदद के 75 करोड़ का घोटाला कर ले? हालांकि मैं यहां सब इंस्पेक्टर के घोटाला करने की काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। अरे भाई, जिस अमृतकाल में निकृष्टतम स्तर का फ्रॉड आर्मी धर्म के नाम पर लोगों को बरगला के, जादू टोना और अंधविश्वास फैला के प्रधानमंत्री का छोटा भाई बन सकता है, हिंदू हृदय सम्राट बन सकता है, वहां एक सब इंस्पेक्टर 75 करोड़ का घोटाला क्यों नहीं कर सकता? मगर सवाल यह है कि जब राज्य के पुलिस मुख्यालय में ही इतना बड़ा घोटाला हो सकता है, तो सोचिए कि कानून का कितना भय पुलिस के अपने भीतर है। फर्जी फॉर्म बनाकर यहां पेमेंट होती रही। आरोपी ने अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के बीच करीब 25 करोड़ और जनवरी 2021 से अगस्त 2021 के दौरान लगभग 50 करोड़ का फर्जी बिल बनाकर भुगतान करवा लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिकायत में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कर्मचारियों का दूर दराज ट्रांसफर कर दिया जाता है और कई मामलों में तो फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बात साफ हो रही होगी कि ये पूरा खेल एक सब इंस्पेक्टर की औकात के बाहर की चीज है। बड़ा सब इंस्पेक्टर की हैसियत ही क्या जो ट्रांसफर करवा दे और फर्जी केस में फंसाने की धमकी दे दे। तो मैंने कहा था ना कि भाजपाई डबल इंजन की कहानी हर जगह एक ही है। क्या हरियाणा, क्या उत्तर प्रदेश, किसी अज्ञात शिकायतकर्ता ने यह कंप्लेंट किया
तमाम जगह भेजा, तब जाके इस बात का खुलासा। अब जांच की बात कही जा रही है, मगर आप जानते हैं कि जांच में निकलेगा वही ठन गोपाल, होना कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार के लेवल का अंदाजा लगाइए कि पुलिस हेडक्वार्टर में 75 करोड़ का घोटाला हो जाता है और इसका पता चलता है अज्ञात पत्र से। पुलिस को पता नहीं चलता, पुलिस हेडक्वार्टर के अधिकारियों को पता नहीं चलता। बहरहाल हरियाणा में आइए गए हैं तो चीफ जस्टिस की बात भी बतिया लेते हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पिछले दिनों घरेलू कामगारों को लेकर कह दिया कि न्यूनतम तनख्वाह निश्चित कर दिया तो मामला बिगड़ जाएगा, लोग नौकरी देना बंद कर देंगे। मगर अपनी स्क्रीन पर इस लेटर को देखिए, ये बता रहा है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत जिस राज्य से आते हैं और जिस राज्य के मुख्यमंत्रियों से इनके बहुत मधुर संबंध बताए जाते हैं, उसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने सीएम पद पर रहते हुए डोमेस्टिक वर्कर्स के हक में साल 2016 में एक फैसला लिया और कहा गया कि सरकारी अधिकारियों के आवास पर जो भी डोमेस्टिक वर्कर होंगे उन्हें निश्चित रूप से एक सैलरी दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, किस तरह से उसका निर्धारण होगा, ये पूरा ब्यौरा बताया गया था। यानी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों के घरों में काम करने वाले घरेलू कामगारों के दुख को समझा, मानवता दिखाते हुए उनकी समस्याओं को समझा और उनके लिए इस तरह के आदेश निकाले। मगर इसके बारे में भारत के चीफ जस्टिस को नहीं पता है, जबकि हाल ही में खट्टर साहब के साथ माननीय चीफ जस्टिस खाते पीते नजर आए थे। वैसे समझने वाली बात यह भी है कि सरकारी कार्यालयों में सरकारी अधिकारियों के आवास पर जो घरेलू कामगार होते हैं, जैसे खाना बनाने, सफाई करने, रखरखाव और मेस में काम करने वाले, ये सब ठेके पर दे दिया जाता है। जैसे कंपनी को ठेका दे दिया, वही कंपनी मैन पावर मुहैया कराती है। कंपनी का टेंडर कम से कम प्रति व्यक्ति 20 से 25 हजार रुपया होता है, लेकिन काम करने वाले को कभी 7,000 कभी 10,000 मिलता है। ये एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। बीच वाला सारा पैसा बीच वाले निपटा देते हैं और अधिकारी खा जाते हैं। सवाल यह है कि ये कामगार परमानेंट तरीके से क्यों नहीं रखे जा सकते? ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी आज खाएंगे कल भूखे रहेंगे, सफाई आज होगी अगले साल नहीं होगी। पिछले दिनों खुद चीफ जस्टिस ने भी ये बात दोहराया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में पेमेंट किया ज्यादा और काम करने वालों को मिला बहुत कम, और मामला सुप्रीम कोर्ट का ही है। बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण कुमार देशवाल ने कहीं न कहीं ये दिखाया है कि यहाँ सिर्फ शेखर यादव ही नहीं है जो हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यक्रम में जाकर असंवैधानिक बात करते हैं। उन्होंने ये भी उम्मीद दिखाया है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां जैसे लोग हैं, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी पारदीवाला, नागरत्ना और भुइयां की झलकियां रखने वाले लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये लोग और भी सच को बाहर लाएंगे, किसी भी राज्य को पुलिस स्टेट बनने से बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।